है वो हिट है। मैं मानता हूं जितने लोग हमारे सामने यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग अपने अपने क्षेत्र में फिट नहीं होते तो हिट नहीं होते। कहने का भाव ये है कि आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में एक बहुत अच्छे लेवल पे मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिट है, हिट है, क्या खेले हैं आप? तो स्पोर्ट्सशाला का कंसेप्ट ये है कि जो खेलेगा वो खिलेगा, क्योंकि खेलना बहुत जरूरी है। हम कह रहे हैं सब लोग अपने अपने क्षेत्र में एक ऊंचाई पहुंचने के बावजूद भी ये बताने की जरूरत नहीं है, हर आदमी अपने अपने तरीके से स्ट्रेस में रहता है। तो स्ट्रेस में रहना, दिमागी तनाव और साथ ही साथ हेल्थ की बीमारी, इस उम्र तक आते आते ये पता नहीं लग पाता है कि दिमाग खराब होने के कारण शरीर खराब है कि शरीर खराब होने के कारण दिमाग खराब है। तो ऐसे में एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम स्पोर्ट्सशाला प्रोवाइड कर रहा है अपने सभी सम्मानित सदस्यों के लिए कि वो आए। हमारे इस स्पोर्ट्सशाला में इंडोर गेम्स की सुविधा है, कैरम है, टेबल टेनिस है, चेस है। अगर आप अपनी पुरानी याद ताज़ा करना चाहेंगे तो सांप सीढ़ी भी है, लूडो भी है और भी इस तरह के जो खेल हैं। एक छोटा सा जिम है जिसमें हम चाहेंगे कि आप सभी लोग आकर के अपना वो थोड़ा सा जो स्ट्रेस है, ये जो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट है, तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूँ स्पोर्ट्सशाला इज फॉर खेलिए, खुद भी खेलिए, अपने लोगों को भी प्रेरित कीजिए। और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं सब लोग सीनियर लोग हैं और कम से कम 200, 250, 300 लोगों को वो प्रतिनिधित्व करते हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं। तो आसपास एक ऐसा माहौल बनाइए जिससे कि थोड़ा सा दिमागी स्ट्रेस रिलीफ मिले और साथ ही साथ थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी कीजिए जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। ये दोनों अगर करेंगे तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में जो भी जिंदगी जैसी भी जिसकी कट रही है वो और अच्छे और सुखमय ढंग से। अब और समय न लेते हुए मैं आपका आज के जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं श्री जेपी वर्मा साहब, उनसे मैंने आग्रह किया था कि वो कृपया आवें और आज के इस अवसर पे झंडावंदन करें। उनके बारे में बहुत संक्षिप्त समय परिचय देना चाहता हूँ और इसके पहले मैं उनका परिचय दूं, मैं बताना चाहता हूँ ये स्पोर्ट्सशाला ऐसा नहीं है कि हम इसको बहुत विस्तार करना चाहते हैं, हम पूरे जिले में फैल जाना चाहते हैं, नहीं। हमारा स्पोर्ट्सशाला का जो कंसेप्ट है 500 मीटर दाएं, 500 मीटर बाएं, 500 मीटर इधर। हमारे जो अपने लोग हैं, जो हमारे अपने बच्चे अच्छा कर रहे हैं, जो हमारे गार्जियंस जिन्होंने बच्चों को अच्छा बनाया है, उनको हम एक प्लेटफॉर्म दें, उनका हम सम्मानित करें, क्योंकि स्पोर्ट्सशाला का ये मानना है कि ये बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है किसी भी गार्जियन के लिए कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा सिटीजन और एक ऐसा बच्चा तैयार कर करके समाज को दे रहा है जो अपना ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, साथ ही साथ प्रदेश देश के भी तरक्की में सहभागिता करता है। इसी कड़ी में जब हमारी स्पोर्ट्सशाला की जो एक समिति है उसने जो जब चर्चा किया तो श्री वर्मा जी का नाम कई वजहों से सामने आया। बहुत ही नॉर्मल एक सामान्य परिवार से, जैसे कहते हैं आप लोग को सबको पता होगा कि एक जमाना था कि एक कमाने वाला होता था और पूरी जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, बहन की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, एक अभाव में भी एक नियम संयम से रहने वाला इंसान जो अपनी सीमित आय में तमाम पारिवारिक सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ एक सबसे बड़ा अचीवमेंट कि इनके मन की जो सोच थी पोस्ट रिटायरमेंट, आप यकीन करेंगे कि इन्होंने अपने सैलरी से एक पैसा निकाल करके 5 साल तक होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट सिर्फ इस भाव से कि हमने समाज से बहुत लिया है और हमें समाज को भी वापस करना है, इन्होंने समाज की सेवा की है। इसके लिए एक ताली तो सर के लिए जरूर देनी चाहिए। थैंक यू। और मैं साथ ही साथ कहना चाहता हूँ बहुत ही लिटरेरी पर्सन है। इन्होंने 14 से 15, मुझे याद नहीं है गिनती, लेकिन मेरे जो संज्ञान है 14 से 15 किताबों का इन्होंने अनुवाद किया है, जिसमें होम्योपैथिक के हैं, कुछ हिस्ट्री की किताबें हैं, खजाने का भंडार है ये। और साथ ही साथ यहाँ में एक बात महत्वपूर्ण है जो मैंने शुरुआत में कही, वो मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि वर्मा साहब का बेटा इस समय इसरो में साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट के पद पे आसीन है, अहमदाबाद में है। आप यकीन मानिए ऐसे गार्जियन
जिन्होंने ऐसे बच्चे को अपनी परवरिश की, आज वो इस हमारा ही नहीं बल्कि पूरे देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम में अपना योगदान दे रहा है। इसलिए एक बार पुनः आप लोग को, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कहीं बाहर के नहीं है, ये हमारे ही इंद्रप्रस्थपुरम के परिवार के ही एक सदस्य हैं। ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसा आपको न लगे कि मैं कोई ऐसा गेस्ट ले आया हूँ जो बाहर से आ गया है। देखिए ब्रजेश जी मुस्कुरा रहे हैं, इनकी सुपुत्री इसी हमारे इंद्रप्रस्थपुरम के परिवार के सदस्य है और उनके हस्बैंड हैं ब्रजेश जी बैठे हुए हैं, है कि नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगा हमारे केंद्रीय त्रिपाठी साहब का कि कृपया वो वर्मा जी को अंग वस्त्र पहना करके उनका स्वागत, या यही बात, या आप सब लोग सारे लोग आने, वरना सर आप काइंडली घर आ जाएं, त्रिपाठी जी और हमारे जो भी हैं, भानु जी, आप राम सिंह जी, सब लोग आ जाएं, यहीं पर आ जाएं, स्टेज पे ही आ जाएं, और हम लोग अब झंडारोहण का कार्यक्रम करने जाएंगे। ये इधर आ जाए, सब इधर आ जाए, सब लोग एक साथ रहेंगे तो फोटो अच्छी खींचेगी और हम लोग का एकता का मैसेज भी जाएगा। प्लीज अब मैं आग्रह करूंगा श्री वर्मा जी से वो झंडा कराने सावधान, राष्ट्रगान शुरू करें। विनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, हे तब जय गाथा गणमंगल जय भारत भाग्य विधाता। भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू देख इसलिए थोड़ी दिक्कत तो आती है भाषण करने में, लेकिन सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। और पांडे जी का मैं आभारी हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों इनके मन में आया कि मुझे बुलाना चाहिए, जबकि मैं बिल्कुल अयोग्य हूँ इसके लिए। लेकिन फिर भी मुझे इनका आभार व्यक्त करना है और मैं आभारी हूँ इनका कि इन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं यहाँ और गणतंत्र दिवस में दरअसल मेरी फीलिंग है, मेरी भावना है कि 1950 में जब 26 जनवरी को दिवस की स्थापना की और अपना संविधान लागू किया, तो सबसे प्रमुख अर्जुन के शासन से हम लोग होने के बाद अपना शासन लाए। गणतंत्र का मतलब यही है कि जो सरकार है हमारी वो जनता के द्वारा जनता के लिए हो, लेकिन उसके लिए बहुत सेक्रीफाइसेस जिन लोगों ने दिया है उन सबको भी हम लोगों को आज याद कर लेना चाहिए और उनके प्रति सभी नमन है। लेकिन एक ख़ास बात ये है कि
इस गणतंत्र को बनाए रखने के लिए और देश के उनका पूरा हमेशा सरोकार रहा है, योगदान रहा है, और वो अपने ब्लेसिंग से हम लोग को अनुग्रहित करेंगे। श्री जगदीश लाल। धन्यवाद पांडे साहब। आज गणतंत्र दिवस है और बसंत पंचमी भी। एक तरफ ज्ञान की देवी है और दूसरी तरफ उन स्वतंत्रता सेनानियों और पूर्वजों की एक लंबी श्रृंखला है, पवित्र नाम है, उनका नाम है, जिनके बदौलत आज हम इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर के उसको सलाम कर रहे हैं, अपने को आज़ाद मानते हैं। इस अवसर पर आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। आभार इसलिए कि हम में से कुछ साथियों ने मुझे प्रेरित किया कि मैं मंच तक आऊं और अपनी बात रखूं। तो जीवन के कुछ व्यवहारिक पक्ष पर आप सभी लोगों का ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूं। पांडे जी ने कुछ सुझाव मांगा। मैं अपने अनुभवजन्य ज्ञान से, अपने विवेक से कुछ बातें इस मुहिम में, इस कार्यक्रम में जोड़ना चाहता हूं। बहुत पहले कहा गया है कि हेल्दी माइंड इज एन हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ दिमाग में ही एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता। हम अपनी इस मोहल्ले की पड़ताल करें। बंधु, आप सभी लोगों का, आदरणीय नंदराज जी का और त्रिपाठी जी का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। यह बात बिना माइक के भी, साझेदारी में, गपशप में भी बात हम अपनी बात आप लोगों से कह सकते हैं। इसमें माइक की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आप सभी लोगों ने कहा, मोहल्ले की प्रोफाइल यह है कि जिनके लिए स्पोर्ट्सशाला सबसे ज्यादा मुफीद होती है, यानी बच्चों के लिए, बच्चे नहीं, मोहल्ले अगर हैं तो उनके सामने अपने कैरियर की, अपनी किताबों की, अपनी कोचिंग की, अपने रूटीन को मेंटेन करने की बड़ी एक एक घर आप निगाह दौड़ाइए तो आपको कोई इस तरह का बच्चा नहीं। मोहल्ले में बचे कौन? नौकरी पेशा लोग या नौकरी से सेवानिवृत्त लोग। नौकरी पेशा लोग और सेवानिवृत्त लोग, इन्हीं दो लोगों को अपने स्वास्थ्य के सुधार की ज्यादा जरूरत है, जिसके लिए सबसे ज्यादा मुफीद है स्पोर्ट्स। अपना बजट बना करके ही हम लोग इसमें स्टेडियम प्रारंभ है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा आज आवश्यकता है बच्चों मोबाइल का युग है। हर गार्जियन चाह रहा है कि बच्चे मोबाइल से दूर रहें, पर यह संभव नहीं है आज के आधुनिक युग। उसके लिए इतना बढ़िया प्रोग्राम पांडे जी ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में आयोजित किया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आपकी स्पोर्ट्स की पाठशाला हमने ऊपर भी जाके देखा, काफ़ी अच्छा सराहनीय कदम है और एक हम इंट्रस्ट वासियों के लिए, इंट्रस्ट पुरम वासियों के लिए एक अच्छा प्रयास है। इसके लिए हम पूरे इंट्रस्ट पुरम की तरफ से आपको साधुवाद देते हैं। ये करना आसान नहीं था किसी भी आदमी को, जैसे अभी कहा लाल साहब ने, कि अपना परिसर उपलब्ध करा देना। हम अपना ड्राइंग रूम में 10 आदमी को बैठाने में हिचकते हैं,
और ये पूरा का पूरा अपना एक लोड इस काम को समर्पित कर चुके हैं। तो अगर हम लोग भी अपने शेड्यूल में से ज़्यादातर रिटायर लोग हैं, अपने शेड्यूल में से थोड़ा टाइम निकाल के एक प्रोग्राम बना दो। मैं आपसे भी कहूँगा कि एक थोड़ा टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल में ये रहे कि कौन सी चीज़ कब होगी, तो लोग अपने हिसाब से उपलब्धता उसकी निकाल लें, या आप जनरल बना दीजिए कि टाइम देते टाइम पर, तो क्योंकि आपके बच्चे आते रहते हैं, उसमें जो शेड्यूल जिनका है रेगुलर, उनके बीच में तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। तो अगर हम लोगों के लिए भी कोई समय रहे तो अपने हिसाब से एडजस्ट करें, तो आया जाएगा उसमें और कुछ भाग लिया जाएगा, कुछ अपने आप को भी हम लोग फिट रखेंगे और आपका भी मनोबल रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। और संयोगात ज्ञान की देवी सरस्वती का पर्व वसंत पंचमी भी आज है। इस शुभ अवसर पर उपस्थित आप सभी महानुभावों का मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। पांडे जी ने समाज हर व्यक्ति की सबसे पहली जिम्मेदारी अपने प्रति, वह राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक बने। अपने प्रति के बाद दूसरी जिम्मेदारी उसकी परिवार के प्रति और तीसरी जिम्मेदारी समाज के प्रति और चौथी जिम्मेदारी उसकी राज्य के प्रति, फिर राष्ट्र के प्रति और फिर विश्व के प्रति। इसमें से आप कितना निर्वहन करने में सक्षम हैं, अपने प्रति अगर निर्वहन कर लिए तो समझिए कि आपने राष्ट्र के प्रति थोड़ा सा योगदान, आंशिक योगदान कर लिया। परिवार के प्रति कर लिए तो थोड़ा सा बढ़ा दिया और समाज के प्रति कर लिए तो समझिए उसमें कुछ भागीदारी कर। तो पांडे जी का यह योगदान संपूर्ण समाज के लिए जो किया है उन्होंने, विवेकानंद जब अमेरिका गए थे तो उनके ड्रेस कोड के बारे में जब कहा गया था तो उन्होंने कहा वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, बट कैरेक्टर इज लास्ट, ऑल थिंग इज लास्ट। तो पांडे जी जो वेल्थ एक बड़ा धन है, इसके लिए जो सराहनीय प्रयास किए हैं, इसके लिए इनको हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लंबी चर्चा नहीं, लंबी चर्चा हो चुकी। अब मैं जय हिंद, जय भारत। भैया मिठाई लीजिए, भैया मिठाई लीजिए। अरे भैया, अरे लड़का हुआ है, अरे मिठाई लीजिए, अरे लड़का हुआ है। अरे अरे हमसे पूछिए हमारी खुशी। जब इसको देखता हूँ तो लगता है पूर्ण हो गए हम। इसकी आंखों में देखता हूँ तो लगता है संपूर्ण हो गए हम। बहुत समझिए, आज बच्चा बीमार है, हम अरे नहीं करनी, नौकरी दूसरी कर लेंगे। यहां भी बात खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद ये और बड़े होते हैं, तब आप बैंक के लिए दौड़ते हैं कि भैया 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 लोन दे दो, हम अपने गहने लाओ, भैया हमारा जमीन रख लो, भैया इसको सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ाना है, सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ाना है। दूसरे नंबर के कॉलेज में नहीं जाएगा हमारा बच्चा, पहले नंबर भैया लोन दे दो, भैया 10 साल अरे 20 साल में चुका देंगे, भैया लोन दे दो। ये थोड़ी और बड़े होते हैं। अब हमारा बेटा एक बड़ी अमेरिकन कंपनी में नौकरी करता है, पेपर में नाम आता है, बड़ा नाम आता है। हर दिवाली होली आता है, इधर थोड़ा कम आ रहा है, पर आज दिवाली है, देखिए वो आता होगा। चल जा दिया लगाओ, वो आता होगा। हेलो, हाँ कहाँ हो बैठो? कोई बच्चा तुम, अरे दिवाली नहीं, हम दूसरी मना देंगे, प्रमोशन हुआ है, तुम तरक्की करो, तुम तक। अरे हम ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे फिर हम लोग कोई दिन बाद तुम बुला ही लोगे, कोई बात नहीं। उस बात को भी बीते कुछ समय हो गया। आज होली है, शैलजा बीमार है, उसकी माँ बीमार है। फोन करता हूं तो सांप काटता है, 3 साल से घर नहीं आया, और अभी फोन करता हूं तो हेलो, कहाँ हो बच्चा?
अरे कौन सी नौकरी है साहब? ये कौन सी नौकरी है जो साल में एक बार पूरे माँ बाप को देखने की मोहलत नहीं देती? ये कौन सी नौकरी है जो 3 साल में एक बार भी घर आने नहीं देती? क्या बनाती है ये नौकरी? आज बहुत अकेले हो रहे हैं शायद। हमारा लड़का हमारे ही फोन का है, हमें ही बोलता, जिसको इतना नाजू से पाला वो हमारी ही कमियां निकाला। बहुत अकेले हो गए शायद। एक बस हम और तुम ही बचे। एक बस अरे तुम मत छोड़ के जाओ। अरे तुम मत छोड़ के जाओ। भैया 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 कोई कंधा दे दो। भैया भैया हमारी गई बात की, भैया कोई कंधा दे दो। अरे कहानी का लड़का सारी रात की कुर्सी। मम्मी आई एम बिजी। पापा आई एम बिजी। ये कौन से बच्चे हैं साहब? सदाचार लेते टाइम ये बिजी नहीं होते थे। जब इनको सदाचार करना पड़ रहा है, जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है, तो ये बिजी हो जाते हैं। ये नहीं चलेगा, ये अब नहीं चलेगा। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 मतलब एक सरकारी अधिनियम है। अपने माँ बाप को असहाय छोड़ने पर आप कानूनन दंडित होंगे। कैसी जनरेशन है ये साहब? अरे इन्होंने तुम्हें अनाथालय नहीं भेजा तो तुम कौन होते हो वृद्धालय में भेजने वाले? जो जवान लोग हैं ना, उनको एक ही सीख देनी है कि इन सूखे पत्तों पे अदब से चलना। कल जब ये हरे थे तो इन्हीं से तुमने छाव मांगी थी। क्या बात।